अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर महंगे पेट्रोल के छिड़काव की। गरीब की क़ुव्वत ख़रीद तो खाने पीने की अशिया के काबिल भी नहीं रही। तनख्वाहें भी हैं मगर महंगाई ने आम आदमी का जीना दोभर कर दिया है। ऐसे में हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे और डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। और 1.5 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा हुआ है। खित्ते में पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दूसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया है। महंगाई का तूफान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी कभी आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता या महंगा होता है तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाता है। पेट्रोल की कीमतों में किस तरह इजाफा होता है, इस बारे में हम रिपोर्ट देख लेते हैं। आइंदा 15 रोज के लिए इन गरीबों की कोई परवाह है? अब तो इस नए पाकिस्तान में गरीब का जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पिछले 1.5 माह में तीसरी मरतबा इजाफा किया गया है। माजी में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन में थे, यानी कि हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तो वो पेट्रोल महंगा होने पर क्या कहा करते थे? यहाँ से पता चलता है कि हुकूमतें चेंज होती रहती हैं लेकिन मसला वहीं का वहीं रहता है। जब ये ऑपोजिशन में थे तब भी यही मसला था और अब जब हुकूमत में तब भी यही मसला है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा। अवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है वो भी देख लेते हैं। के पास भी जाएं वो कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया है इसीलिए महंगाई हो रही है। दूध देने वाला जो आता है वो बढ़ा देता है कीमतें। आप ये देखें कि दाल से लेके चीनी तक, चीनी से लेके कपड़े पहनने तक, नहाने तक, धोने तक तमाम चीजें बढ़ जाती हैं। क्या ये मुल्क गरीब के लिए नहीं है? हर 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है। हमारे हाल पे रहम करें, हम भी मुल्क के पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। हर चीज़ पेट्रोल से के साथ साथ महंगी हो जाती है। अब पेट्रोल महंगा हुआ तो आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, सब चीज़ें महंगी हैं। आए दिन हुकूमत पेट्रोल बढ़ाती है। पहले 4 रुपए बढ़ाए थे, फिर 9 रुपए, आज 6 रुपए बढ़ाए हैं। ये यार वाकई यार ये नहीं करना चाहिए। रोजगारी भी है, महंगाई भी है, तो गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त थोड़ा जो है कंसेशन की जरूरत है। जैसे भी महंगा करते तो हम लोग पूरा करने वाला है, बस बाग कर तक गया। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। ऊपर से महंगाई, टैक्स वगैरह लगा दिए हैं और महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल बढ़ा दिया गया। गरीब आवाम तो जीना हराम कर दिया इन्होंने। सर अभी 272 की बात कर रहे हैं, हमें तो लगता है ये आगे और मजीद बढ़ेगा। अभी तो गवर्नमेंट जैसे जैसे खत्म होनी है, आपको पता है लास्ट में हर दफा इस तरह होता है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कुछ नहीं रह गया। तो अवामी रद्दमल तो आपने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफे को अवाम ने अक्सर मुस्तरद कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम GA साबरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। साबरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब हम देखते हैं कि जब रिलीफ मिलने की बारी आती है तो मुकम्मल रिलीफ अवाम को नहीं पहुँचाया जाता, लेकिन जब थोड़ा सा इजाफा होता है उसको डबल इफेक्ट करके अवाम पर बोझ डाल दिया जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 माह में 3 मरतबा पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा हुआ है। आखिर ये मैकेनिज्म है क्या? और जब अवाम ये समझ रही होती है कि अब रिलीफ मिलना चाहिए तो हुकूमत प्राइसेस बढ़ा देती है, ये सब होता कैसे है सर? वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मुझे अगर आप 2 मिनट इजाजत दें, मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। जो अवाम इस वक्त कह रही है ये बिल्कुल सही कह रही है। अवाम में देयर नो टू ओपिनियन। देखिए, अवाम इस वक्त चीख रही है, बिलबिला उठी है, वो अलग है। लेकिन हमारे पास जो सबसे पहले इस मसले का यही है कि वी हैव टू सेट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमारी पॉलिसीज बिल्कुल खराब हुई है, कोई चीज नहीं है, इसको हमें पहले सोचना चाहिए। हम जो है ना जी, वो क्या कहते हैं कि भेड़ चाल में चलते हैं कि वर्ल्ड बैंक के ऊपर आके हमने डीरेगुलेशन शुरू कर दी। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि डीरेगुलेशन हैड बीन फेवर्ड इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द कंट्रीज लाइक अस इन द वर्ल्ड। इतने बुरी तरह वो पिटी है डीरेगुलेशन। उसके ही आफ्टर इफेक्ट हमारे रेगुलेटर्स बना दिया हमने, देखा देखी। भाई रेगुलेटर्स को ट्रेनिंग है, ये देखिए मैं आपको बताऊं, पहले ये 3.5 बंदा प्राइस रिविजन करता था ऑयल की, और गैस की भी प्राइस रिविजन 3.5 बंदे करते हैं। तो 3.5 से मेरी मुराद है 1 चपरासी, 1 अकाउंटेंट, 1 क्लर्क और 1 DG ऑयल, ये होते थे। अब यहाँ पर आपने से बड़े बड़े इदारे बना दिए, उसकी पास थ्रू कॉस्ट आ गई है सारी। ये सारा जो है ना, मैं आपको इसलिए लेके जा रहा हूँ तो उसके ऊपर तो 2 मिनट में बात आपको बता दूंगा। ये सारी पास थ्रू कॉस्ट होती है, और पास थ्रू कॉस्ट का ये नुकसान होता है कि हर चीज बादल पे नजर है। इसमें हमारे ऑयल सेक्टर में, पेट्रोलियम में, हर जगह ये डीरेगुलेशन और जो है ना, ये जो एजेंसीज है इनकी, ये बिल्कुल बेकार हुई है।
जो रेगुलेटरी एजेंसीज है। अब देखिए पेट्रोल पे ये जो पॉलिसीज है ना, आपने कहा पॉलिसीज तो हमेशा बड़ी क्लियर रही है। ये पिछले 20-25 साल से ये खराब हुआ है। आपने टैक्सेशन है भी देयर, बट एक बड़ा छोटा एलिमेंट होता था जिसको डेवलपर सरचार्ज कहते थे, और उसके साथ छोटा सा टैक्स होता था। डेवलपर सरचार्ज ये होता था कि 3 महीने में प्राइस रिविजन होती थी, उसको जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उसको क्वेश्चन करने के लिए वो कभी डेवलपर सरचार्ज से कम कर देते थे, कभी ज्यादा कर देते थे। अब आपने टैक्सेशन के लिए ये सबसे आसान तरीका ये कर दिया है कि पीडीएल लेवी बनाते हैं। भाई आपके हमारा टैक्सेशन सिस्टम भाई मेरे सारा फेल हुआ है। जितनी एसबीआर में जो हो रहा है, देखिए एसबीआर का क्या फायदा है अगर हम एसबीआर के जो कॉस्ट है, और आप ये देख रहे हैं पेट्रोलियम के जो रेवेन्यूज है कितने हैं, पेट्रोलियम के रेवेन्यूज एसबीआर के रेवेन्यूज से कहीं पहुंचे हुए हैं। और ये जो चीजें 15 दिन की प्राइस रिविजन तो बिल्कुल गलत है। देखिए क्योंकि जब आवाम बिल्कुल सही कर रहे हैं। साबिर साहब यकीनन गलत है। पेट्रोल की कीमत अगर उसमें इजाफा होता है तो दीगर जितनी भी अशिया हैं ज़रूरी जो होती हैं रोज़मर्रा के लिए वो सारी महंगी हो जाती हैं, किरायों में इजाफा हो जाता है, ओवरऑल महंगाई में इजाफा हो जाता है। और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ जब ऑपोजिशन में थे तो कहते थे कि हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी जाएगी। तो हुकूमत को अब क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है कि ये जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं? क्या वाकई आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो यहाँ पर असरात आते हैं? जी देखिए, पहली बात है कि इस तरह आदमी मार्केट में इस तरह का फैक्ट्री हुआ जो प्राइस आपको पास थ्रू कर रहे हैं, समझे? ये सबसे आसान ये है कि कहीं और से कलेक्शन नहीं होती। अब वर्ल्ड बैंक वगैरह इनके लिए उसको बड़ा प्रेशर में आते हैं, और हम यही से सिर्फ जो है ना टैक्सेशन रेवेन्यू करते हैं। बाकी एक मिनट में आपको एक बात बताते चलूं कि प्राइस रिविजन ये बिल्कुल सही है कि इसके ऊपर जो नुकसान होता है, क्योंकि कीमतें जब चढ़ जाती है तो कम नहीं होती। डीजल के ऊपर जब मैं कहता हूँ कि ये 20 साल पहले तक आज तक कभी आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड कि आज तक कभी डीजल पर टैक्स नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी? ये जो आप फरमा रही हैं या ये आवाम चीख रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट के ऊपर पास इट यूज्ड टू बी डीजल 2 जगह यूज होता है मोस्टली, एक एग्रीकल्चर सेक्टर में, एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। दोनों चीजों का इसका पास थ्रू कॉस्ट हो जाता है, और उसके बाद कीमतें कभी कम आती नहीं है। इस मुल्क में हमारा कोई रेगुलेशन का रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इतनी मजबूत थोड़ी कि हर चीज कम कर सके। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से हर चीज खराब हो गई है। मॉनिटरिंग एक पुलिस या कोई चीज कितनी एक मॉनिटरिंग कर सकेगा जब आप लोग खुद खराब है। बिल्कुल, यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है और इसको रेगुलेट नहीं किया जा पा रहा। जी साबिर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अब आने वाले दिनों में भी आपको नजर आ जाएगा। प्राइसेस बढ़ जाएंगी, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और इसके साथ साथ जो लोग ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक हैं उनके किरायों में भी इजाफा हो जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे जी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का सोया हुआ घोड़ा एक बार फिर जाग उठा है। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल केस की इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया है। नैब खैबर पख्तूनख्वा की कार्रवाइयों से छुपे हुए राज खुल गए हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने कार्रवाई करके 25 अरब रुपए मालियत के असासे जब्त कर लिए हैं। 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद कर लिया गया है। और नैब ने कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स में 5 अरब रुपए से जायद की रकम मुंजमद और 77 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। ये मेगा करप्शन स्कैंडल जो है बात करेंगे, में ज्वाइन किया है रहनुमा जमात इस्लामी इनायतुल्लाह खान साहब ने। इनायत साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी हम देख रहे हैं बहुत बड़ा ये स्कैंडल सामने आया है और इसके साथ दीगर सेक्टर्स की भी बात हो रही है कि हेल्थ सेक्टर में भी कुछ है, बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से भी बात की जा रही है, मेट्रो में भी बात की जा रही है। तो इतने स्कैंडल जब सामने आएंगे तो गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा चलना, और ख़ास तौर पर वज़ीर आला और PTI की जो गवर्नमेंट है KP में, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें? स्कैंडल तो कोई सोलराइजेशन के अंदर 30 बिलियन के हैं, 1.9 बिलियन का के प्रोक्योरमेंट में है। इसके अलावा जो वीट है फूड डिपार्टमेंट का, उसमें कोई 19 करोड़ रुपए का स्कैंडल है। और इसके मजीद बड़े स्कैंडल है। मैं समझता हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन का जो मैग्नीट्यूड और वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है, वो तस्वीर बहुत बड़ा है। ये जो कोई स्कैंडल है उसमें तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो 10% का ऑडिट करती है। वो का ऑडिट कर, ये जो
करप्शन है 6 साल की या पिछले 12 साल की, तो ये 3-4 ट्रिलियन तक चली जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ें मौजूद हैं। इन खैबर पख्तूनख्वा अंदर अब बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल नकड है, यानी डिपार्टमेंट्स के अंदर रिलीजेस की जा रही है, एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट तक चीज़ें चली जाती है, पैसे चले जाते हैं, तो वहाँ हर रिलीज पे और हर रिलीज पे अच्छा इनायत साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो करप्शन का मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, और आपने कुछ एग्जांपल्स आपने भी दिए हैं, इससे पहले भी हम इस पे बात कर चुके हुए हैं। अगर इतने सालों से केपी हुकूमत जो है पीटीआई के पास है और वो हुकूमत करते आ रहे हैं, और ये आज के स्कैंडल तो नहीं है, ये तो पुरानी बात भी लगती है इसमें, तो इतने सालों में तवज्जो क्यों नहीं थी, इदारे कहाँ पर थे, कार्रवाई क्यों ना हो सकी आपके ख्याल में? नैब जो है, नैब बुनियादी तौर पर मतलब है कि वो इंजीनियर कार्रवाइयाँ करती हैं। नैब अगर मेरिट पे कार्रवाई शुरू करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा बहुत कुछ, नैब अगर एक्टिवेट हो गया है और मेरिट पे एक्टिवेट हो गया है तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर किसी पर इंजीनियरिंग की है, क्योंकि इस वक्त पीडीएम की हुकूमत दोबारा साबिक़ा पीडीएम दोबारा की है, इनायत साहब, जिस तरह से इतने बड़े लेवल पर करप्शन सामने आई है, यकीनन स्टार्ट से ही इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो जानी चाहिए, कार्रवाइयां होनी चाहिए। आपको नहीं लगता दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की अगर अवाम को सहूलियात देने की जितनी भी कारकर्दगी है वो तो बड़ी नाकिस है। गैलप की रिपोर्ट देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के लिए तो कोई काम ही नहीं हुआ, वोट लेकर ये हुकूमतें आती हैं और ऊपर से इतनी करप्शन करती हैं, तो आपको नहीं लगता कि कोई देखभाल स्टार्ट से ही होनी चाहिए कि ऐसा मार्जिन ही ना हो कि करप्शन की जाए? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की जो रिपोर्ट आई है वो भी बड़ी मतलब परेशान कुन है, लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत के और हमारी एंटी करप्शन और एंटी ग्राफ्ट बॉडीज है उनको पूरी ताकत के साथ मूव करना चाहिए, इनके खिलाफ फैसले देने चाहिए, और हुकूमत तब्दील करने के बजाय मसनूई तौर पर इनका मैंडेट जो है वो छीनने के बजाय इनको चले दबने दें, और फेडरल गवर्नमेंट और साबिक है 2022 में इन्होंने गलती की थी वो दोबारा ना दोहराए, बल्कि एंटी ग्राफ्ट बॉडीज वो करप्शन नैब है, FIA है, जितनी भी एंटी ग्राफ्ट ठीक है, दीगर इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस पर कार्रवाई करें। बहुत साहब आपने हमें वक्त दिया, और केपी से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, करप्शन स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और गैलप की आपने जिक्र किया कि आवाम को सहूलियात नहीं है, सेहत की सहूलियात नहीं, तालीम की सहूलियात नहीं है, गुड गवर्नेंस का जो दावा करती है केपी हुकूमत, उस पर एक बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है। आगे बढ़ते हैं जी, एक और अहम मामले पर हमने बात करनी है। बरतानिया ने बिलाखिर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं, और उसकी तस्दीक बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कर दी है। बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी फहरिस्त से अब निकाल दिया गया है। अब पाकिस्तानी फ़ज़ाई कंपनियां बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। बरतानिया की एयर सेफ्टी कमेटी ने पाकिस्तान में फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम में बेहतरी के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई कंपनीज पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। ख्वाजा आसिफ इस हवाले से क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। गुलाम सरवर साहब जो उस वक़्त वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के अरबों रुपए का नुकसान हुआ। PIA एक किस्म की जो है एक मतरूक किस्म की एयरलाइन जो है वो बन गई थी। उसके जहाज़ ज़्यादातर जो है वो डिसफंक्शनल हो गए, उनके पायलट्स की रेपुटेशन जो है वो मजरूह हुई। ये सारा कुछ जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी ज़िम्मेदारी है? मैं समझता हूँ ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि ये पता करें। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो था वो कौमी वक़ार जो है वो मजरूह हुआ। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा आपने जाना, और इसी हवाले से साबिक वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने भी बयानात दिए थे, वो भी देख लेते हैं। 60 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाया जाता है। ये भी जेली बनवा के दी गई, जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। 40% ऑलमोस्ट उनके लाइसेंसेस फेक हैं, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज़ साहब, तर्जुमान PIA। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, जिस तरह से पहले PIA पर पाबंदियां आयद की गई थी, किसकी जिम्मेदारी थी? ऑब्वियसली हुकूमतों की थी, लेकिन गफलत ज़्यादा किसकी थी? और अब जो पाबंदियां हटाई गई हैं, क्या क्रेडिट हुकूमत को ही जाता है?
बहुत शुक्रिया। देखें, हमें ये बात समझना पड़ेगा कि पाबंदी की नौयत क्या थी या पाबंदी किस वजह से लगी। बरतानिया को या यूरोपीय अथॉरिटी को शदीद संगीन नौयत के एतराज़ात थे इस बात के ऊपर कि शायद पाकिस्तान में जो सिविल एविएशन अथॉरिटी या पाकिस्तान में जो सिविल हवाबाजी की रेगुलेटरी का मामला है, वो शायद सही तरीके से काम नहीं कर रहा, और उनको शायद इसके अंदर इस बात का मसला था कि जी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई वो हो रही है, कोई गलत टेस्ट हो रहे हैं या गलत तरीके से लाइसेंस जो है वो जारी किए जा रहे हैं। इस एप्रीहेंशन के ऊपर पाबंदी लगी थी। अब खात्मा किस तरीके से मुमकिन हुआ, अगेन वही बात है कि जी जो एप्रीहेंशन थी, जो कि उनकी शुरू में एतराज़ात थे, जो ओवरऑल ओवरसाइट का निज़ाम जिसके ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका जो है उसके ऊपर उनको यकीन दिलाया गया। ये बहुत एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि पाबंदियों का इतलाक़ एक अहम डिसीजन है, लेकिन पाबंदियों का खात्मा उससे कई गुना इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बिकॉज जब आप इस एक्सट्रीम के ऊपर जाते हैं कि आप एक इतने बड़े मुल्क को आप पाबंदियाँ उसके ऊपर लगा देते हैं, तो उसको हटाने के लिए भी बहुत ख़ास जस्टिफिकेशन होती हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो मैक्सिमम वो हमारी स्क्रूटनी कर सकते थे, जो ऑडिट्स कर सकते थे, वो उन्होंने किए। और 5 साल की मुद्दत के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह जो सेकंड पाबंदी थी, पहले फेज के अंदर यूरोपीय यूनियन की पाबंदी खत्म हुई, और आज जो है वो बरतानिया की पाबंदी भी बिलाखिर खत्म हुई। तो ये इस बात का क्रेडिट बिल्कुल उन तमाम लोगों को जाता है जो कि इस पूरे प्रोसेस के साथ मुंसलिक है। उसके अंदर हुकूमत भी है, उसके अंदर सिविल एविएशन अथॉरिटी भी है, और उसके अंदर वो तमाम इदारे, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी है या सिक्योरिटी के इदारे, जिन्होंने इसके अंदर भरपूर ताउन किया और उनके शदीद सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया। जी अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि 5 साल बाद ये पाबंदी जो है वो ख़त्म हुई है, तो ये पाबंदियाँ ख़त्म होने से पीआईए को इसका क्या बेनिफिट आप देख रहे हैं? और ख़ास तौर पर चूँकि हमें पता है कि पीआईए जो है वो एक अरसे से क्राइसिस का शिकार रही है और इसको प्राइवेटाइज़ करने के हवाले से भी कुछ डिसीजन सामने आए हैं, तो अब ये पाबंदियाँ जो ख़त्म हुई हैं इसका अल्टीमेट बेनिफिट पीआईए को क्या होने जा रहा है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल इसलिए किया बिकॉज जो बरतानिया का रूट है वो पीआई का एक बहुत फ्लैगशिप रूट है, और पीआई की जिस तरह की एक रिच हिस्ट्री है, एक लेगेसी है, उसके अंदर हमेशा से बरतानिया और ख़ास तौर पे जो लंदन का रूट है वो हमारे हिस्ट्री के अंदर एक एम्बेडेड है। बड़े बदकिस्मत बात थी कि ये पाबंदी लगी और उससे पीआई की साख बहुत मजरूह हुई, जिसकी वजह से पीआई को काफ़ी नुकसान भी हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से पाबंदी का खात्मा हुआ और जिस तरह से हम बतदरीज अपनी परवाज़ें वहाँ पे हम लगाएंगे और हम अपना नेटवर्क को बढ़ाते जाएंगे, तो ये पीआई के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम रूट है। यानी आप ये देखें कि तकरीबन 16 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तानी डायस्पोरा आप जिनको कह सकते हैं, या पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग जो कि बरतानिया में मुकीम है आप उनको कह सकते हैं, उनकी एक डिमांड थी कि उनको सफ़र की बेहतरीन और बराह रास्त सहूलियात उनको मैसर हो। जिस तरह आपने आज मिनिस्टर साहब की आपने स्टेटमेंट सुनी, आपने ये भी देखा कि जी पाकिस्तानियों को अपने जनाजों को पाकिस्तान लाने के अंदर भी शदीद मुश्किलात का सामना था। बहुत सारे मसले थे जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के थे बराह रास्त या पीआई के प्रवासे ना होने की वजह से, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आज हल होंगी। पीआई के लिए फाइनेंशियली भी एक बहुत प्रोडक्टिव रूट है। पाबंदी के इतलाक से कबल पीआई अपने टोटल रेवेन्यू का तकरीबन को 37% इस रूट से हासिल किया करता था। यानी 2020 के अंदर जब पाबंदी लगी तो ये रूट तकरीबन पीआई के लिए 40 अरब रुपए का रूट था सालाना। हम बतदरीज अपनी परवाज़ों को बढ़ाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम जो लॉस्ट रेवेन्यू है या जो हमारा लेवल था हम उसको अचीव कर लेंगे। जहाँ तक आप ये बात कहते हैं कि इसका और क्या बेनिफिट है, ऑब्वियसली रेवेन्यू अपनी जगह के ऊपर, रेपुटेशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि आज पीआई ने पूरी दुनिया के सामने ये पावर कराया है कि जो दुनिया के बेहतरीन फ्लाइट सेफ्टी के स्टैंडर्ड से पीआई उसके साथ 100% कंप्लाइंट है, और हमारा फ्लाइट सेफ्टी का स्टैंडर्ड दुनिया के किसी भी बेहतरीन इदारे से कम नहीं है। जी सही। अच्छा अब्दुल्ला साहब, अभी आप क्या समझते हैं कि पीआईए को तरक्की के लिए, मज़ीद आगे बढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरियात दरपेश हैं, क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए, क्या क्या सहूलियात हम सफरी दे सकते हैं जिसकी वजह से पीआईए ग्रो करे? हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक का हिस्सा है। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान के गोल्डन वक्त से लेके अभी तक किसी न किसी मामले के अंदर, किसी न किसी चीज़ के अंदर पीआई का कोई ना कोई हमेशा रोल रहता है। चाहे वो बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का मसला हो, या कहीं पे अगर जंग चल जाए तो वहाँ से लाने का मसला हो, या पाकिस्तान ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक सेक्टर करने का, पाकिस्तान दूर अफ्तादा इलाके जो हैं वो पीआई ही पाकिस्तान के साथ मुंसलिक करती है। तो हमें ये बात समझनी कि जी पीआई को ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। अब जहाँ तक ये बात है, ये कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं
पीआई अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत कर रही है और ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर चुकी है। पीआई के फाइनेंशियल हालात जिस तरह आपको पता है कि बहुत बेहतर है। पीआई अब एक मुनाफा बख्श इदारा है। पीआई ने वो मुश्किल वक्त गुजार लिया है। अब पीआई अपने प्रॉफिट के ऊपर, अपनी रिलायबिलिटी के ऊपर काम कर रहा है। पीआई अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर काम कर रहा है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली जिनका जो अल्टीमेट बेनिफिक्टर होता है वो पाकिस्तान की अवाम है या पाकिस्तान की नेशन। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हफीज़ साहब, हमारे साथ मौजूद थे। और ये अच्छी खबर है जी पीआईए के लिए। और हम देख रहे हैं कि आईएमएफ का बड़ा दबाव है कि जिसको प्राइवेटाइज़ किया जाए। पीआईए एक बड़ी ज़बरदस्त एयरलाइन हुआ करती थी और इसका स्लोगन तो सबको ही पता है कि बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, लेकिन ये क्राइसिस का शिकार भी हुई और एक एफर्ट भी हुई इसे प्राइवेटाइज़ करने के लिए। बहरहाल मैं ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान एयरलाइन यानी कि इसके साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है, तो इसको हमें मुनाफा बख्श इदारा बनाना है और इसके लिए एफर्ट भी करनी है। फ़िलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आलमी मंजरनामे पर अब एक और मुआशी और सिफारती जंग के बादल छाते नजर आ रहे हैं और लग यूँ रहा है कि नेटो और ब्रिक्स इत्तेहाद एक दूसरे के मुकाबिल आन खड़े हुए हैं। और इस कशीदगी के पीछे कोई और नहीं बल्कि नोबेल अमन अवार्ड के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस को धमकाने के लिए यूक्रेन और नेटो के लिए जदीद हथियारों के एक नए पैकेज के ऐलान के बाद भारत, चीन और ब्राज़ील को भी महसूलात पर 100% टैरिफ लागू करने की धमकी दे दी है। और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे का कहना है कि अमरीकी सदर ने रूस को 50 दिनों में यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने का वक्त दिया है। अगर रूस ने इस पर अमल ना किया तो 51वें रोज़ रूस पर पाबंदियाँ तो लगेंगी, मगर उससे ब्रिक्स के अहम अरकान यानी कि भारत, चीन और ब्राज़ील जैसी बड़ी मईशतों पर भी इसके असरात मुरतब होंगे। बात करेंगे साबिक सफ़ीर बाबर अमीन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बाबर साहब, ये जो अल्टीमेटम दिया गया है कि 50 रोज़ के अंदर इस जंग को ख़त्म करें, अदरवाइज़ जो टैरिफ जो है वो आयद कर दिया जाएगा, आपको लगता है कि ऐसे बयानात और ऐसी धमकियों के बाद कुछ जंग पर असर पड़ेगा, रूस यूक्रेन जंग पर, और वो ख़त्म हो सकती है? जी शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने के लिए। देखिए, ये प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए हैं सदारत का दूसरी दफा उनका सवाल है, तो बार बार जो है जिसको वो कहते हैं कि एक शॉर्ट गन जस्टिस, उसके अंदाज में वो ने सुनाते हैं फरमुदात कि जैसे कॉबे की फिल्म में होता था कि कौन सबसे पहले रिवॉल्वर निकाल के गोली चलाता है, दुश्मन फरीक को जो है वो ढेर करता है। तो इसी अंदाज में वो पहले उन्होंने टैरिफ्स के आगे एक स्वीपिंग एक लिस्ट अनाउंस कर दी मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर, फिर उसको 90 दिन के लिए मौखर कर दिया। अब फिर बीच में जब टैरिफ का कोई एग्रीमेंट भी होता है तो उसमें कोई भी बात किसी मुल्क की तरफ से अगर उनको नापसंदीदा होती है तो वो कहते हैं जी मैं इस पर एडिशनल जो है 10%, 15, 20, 25 इसी तरह जो उनके जहन में आती है बात उस हिसाब से डाल देते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल ही कोई दीवानगी है। इसमें देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस एज वेल, कि वो एक बिल्कुल अब्रप्ट भी नहीं होता, बल्कि कोई सोचे समझे अंदाज में वो कहते हैं और उससे वो करते हैं। तो बाद वक़्त उसका मुस्बत नतीजा भी निकला है। जैसे 90 दिनों में बहुत सारे मुल्कों ने अपने जो है सेटल कर लिए मामलात यूएस के साथ, कुछ के साथ सेटल हुए, लेकिन फिर कोई चीज़ नागवार गुजरी तो उन्होंने, जैसे चीन के साथ अब उनका सेटलमेंट हो गया है टैरिफ का, लेकिन अब कभी ब्रिक्स को लेके, कभी रशिया के साथ उनके जो तजारती ताल्लुकात हैं वो ख़त्म करने के धमकियाँ देने से मजीद टैरिफ बढ़ा रहे हैं। तो ये इस हर चीज़ की एक लिमिट होती है मेरे ख्याल में। आप जो है एक ही हथियार बार बार मुख्तलिफ अंदाज से नहीं उसे इस्तेमाल कर सकते। लेकिन बाबर साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से ये थ्रेट कर रहे हैं टैरिफ बढ़ाने का, अब ये वाला फार्मूला भी डोनाल्ड ट्रंप का नाकाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाज़ ममालिक पर अब शायद इसका असर नहीं हो पा रहा? जी यकीनन वो फिर उसकी सीरियसनेस नहीं जाती ना, जैसे वो शेर आया की कहानी एक होती थी उस बचपन के, तो उसी तरीके से जो है बार बार अगर आप एक चीज को करें तो वो उसका एक नाम सीरियस होता है। दूसरा ये, जैसे अब चीन के बारे में उन्होंने कहा, तो चीन के साथ तिजारत जो है उसमें अमेरिका का भी फायदा है, और खुसूसन अगर चीन से वो टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो बहुत सारे अशिया कंज्यूमर गुड्स आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें आएंगी उनकी वो बहुत महंगी हो जाएंगी। ऑलरेडी ट्रंप के आने के बाद यूएस में काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो ये इसी तरह जब उन्होंने पहले टैरिफ ऐलान किए तो एकदम से स्टॉक्स काफ़ी गिर गए, फिर उन्होंने 90 दिन की मुद्दत ऐलान की तो फिर स्टॉक ऊपर चले गए। तो बहुत सारे जो
छोटे सरमायादार थे उनको उससे बहुत नुकसान हुआ है। तो इससे मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी भी इफेक्ट होगी, क्योंकि अभी फौरी तौर पे उनके पास चाइना से जो वो इम्पोर्ट करते हैं उसका कोई मुतबादल हल नहीं है। बहुत सारी चीजें उन्होंने रिलोकेट भी की हैं, लेकिन उसके बावजूद बल्क जो है वो चाइना से आता है, और अगर उस पर टैरिफ पड़ेगा तो अमेरिका को भी उसका नुकसान होगा, उनकी पब्लिक को। इसीलिए उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर उसको सेटल किया चाइना के साथ। अब वो किसी एक इशू के ऊपर, दूसरे इशू पे, हर इशू पे आप जो है एक ही हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो दूसरा ये कि ये रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम की जो बात अमेरिका और यूरोप हमेशा करता है, ये इस तरह से टैरिफ आर्बिट्रेरली एक तरफा तौर पे लगा के, और WTO जो उन्होंने बनाया था उसमें में भी टैरिफ की एक रेगुलेशन बताई गई है। ऐसे आर्बिट्रेरली आप टैरिफ नहीं लगा सकते, और जो मुल्क पे लगाएंगे वो जो है WTO में आपके खिलाफ जाके दावा भी कर सकता है। तो वो रूल बेस्ड जो सिस्टम है इंटरनेशनल, ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका का ये ख्याल है कि अब रूल बेस्ड सिस्टम वही है जो वो कहेंगे। हालांकि पहले भी ऐसे था, लेकिन पहले जरा उसको वो थोड़ा सा शुगर कोट करके और तरीके से करते थे, लेकिन ऐसा ब्लंटली जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है मुल्कों के खिलाफ के कोई कानून नहीं है, जो अमेरिका चाहेगा वही कानून होगा। तो उससे जो है खासी अमेरिका की साख भी खराब हो रही है, और बिल्कुल जी, अमेरिका की साख भी खराब हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका बाबर अमीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यूक्रेन जंग की जो बात हो रही है तो इसमें नेटो ममालिक का बड़ा रोल है, और हमने देखा है कि उन्होंने भी अब इस खतरे के बाद, इस जंग के खतरे के बाद कि जंग जो है यूरोप तक ना फैल जाए, उन्होंने अपने फंड्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये वही मुतालबा है जिन्होंने ट्रंप जो है वो नेटो ममालिक से कहते आए थे कि आप भी थोड़े से पैसे शामिल करें, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर था इसमें। फ़िलहाल जी हमें आगे बढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल तबाहकुन तरीके से जारी है। लाहौर में वक्फे से इस वक्त मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे कच्चे मकानात की छतें गिरने से 12 अफराद मौत की नींद सो गए हैं, जबकि शराय और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे। इरसलान भट्टी से ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। बताइएगा इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है, कितने हादसा हो चुके हैं, जानी और माली नुकसान कितना हुआ? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल जो हैं वो खूब जमकर बरसे हैं, और बहुत सारी जगह नशेबी इलाके और लोगों की मुश्किलात, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बारिश हुई पानी वाला तालाब में 176 मिलीमीटर, और उसके साथ साथ जो है निश्तर टाउन में बारिश हुई 166 मिलीमीटर। और अगर 24 घंटे का डाटा दूँ मैं आपको, तो उसमें तकरीबन जो है वो 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश मुख्तलिफ़ इलाकों में रिकॉर्ड की गई, और औसतन ये 120 से 130 मिलीमीटर के दरमियान तमाम लाहौर में बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश होती है तो ज़ाहिर है मुश्किलात भी होती हैं, और उसके साथ साथ जो है बिजली गायब हो जाती है, जिससे पानी गायब हो जाता है, और जब पानी जाता है तो ज़ाहिर है फिर लोगों को मुश्किलात होती हैं, और जब बिजली गायब होती है तो ट्रैफिक भी सुस्तरवी का शिकार होती है। उसकी वजह यह है कि सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। और ये मेरे पीछे मैं इस वक्त ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हूँ, और उसमें आप ये देखें बड़ा क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी की वजह से सिंगल लाइन चल रही है, और बारिश का पानी जो है ये बारिशी पानी अभी निकाला नहीं जा सका। आज भी सुबह से जो बारिश हुई वो जमकर बादल बरसे, और कुछ नुकसानात भी हुए, और इससे इस बारिश के बाद 14 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। उसमें 5 जाने जो हैं, 5 लोग, और जहाँ मैं मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग पर, यहाँ पर उसमें गए 2 मियाँ बीवी, बहू और 2 पोतियाँ उनमें शामिल हैं, जबकि 2 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए, यानी ठोकर में 5 अफराद। और उसके बाद हरबंसपुरा में 2 कमसिन बच्चे जो हैं करंट लगने से जाँ बाग हुए, और उसके साथ मिशन कॉलोनी रायवेंड में छत बारिश का ज़ोर बर्दाश्त ना कर सकी, और 3 लोग जिसमें 80 साला बशीर, 70 साला नसरीन और 8 साला मीरब जो है वो जान की बाजी हार गए। और इसी तरह कोट जमालपुरा रायवेंड में छत मुनहदम होने से एक शख्स जाँ बाग हो गया, और मोमिनपुरा में छत गिरने से जो है वो 3 अफराद जान की बाजी हार गए। ज़ाहिर है जब बारिश होती है कमज़ोर छतें जो हैं वो टपकना भी शुरू कर देती हैं, और कई जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब बारिश होती है ज़्यादा तो वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाती, पानी अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से नुकसान होता है। और जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उनकी गाड़ियाँ भी नज़र आई हैं, उनके स्टाफ भी है, और डी वाटरिंग पम्प्स भी हैं, लेकिन कुदरत के सामने बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। जब बारिश होती है, इतनी तेज़ बारिश होती है कि आप उसमें कोई काम नहीं कर सकते, तो बारिश का पानी नहीं निकाला जा सकता। तो ज़ाहिर है कुछ टाइम लगता है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लगते हैं,
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जब बारिश का पानी जो है वो खड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालने का, निकास का जो है वो इंतज़ाम किया जाता है। टीमें ज़रूर मुतहरिक हैं, लेकिन कुदरत के आगे हम जो है इंसान बेबस होता है। उसका बिल्कुल जो मिसाल है वो मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश थी बड़ी तेज़, अभी धूप ही निकल आई, लेकिन बारिश का पानी यहाँ से नहीं निकाला जा सका। और यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी पहुँचेगा, वो ज़ाहिर है वो यहाँ से पानी निकालने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन अगर जनरली बात की जाए शहर की, तो ओवरऑल जो है पानी ज़रूर कहीं कहीं खड़ा हुआ, कई जगह 6 इंच, कई जगह 8 इंच, कई जगह 2 फुट, कई जगह 3 फुट। लेकिन जो मुगलपुरा, धर्मपुरा और जो नहर का इलाका है, वहाँ पे पानी, घरों में जो निशेबी इलाके थे वहाँ पे पानी जो है जाइना स्कीम, वहाँ पे घरों में ज़रूर दाखिल हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ से भी डी वाटरिंग पम्प्स लगाकर वो निकाल दिया गया। बहरहाल मजमूई तौर पर जो है अभी भी मौसम जो है वो इसी तरह है, कभी सूरज निकल आता है, आँख मचोली बादलों की और सूरज की जारी है। और उम्मीद यही की जा रही है कि ये स्पेल जो है महकमा मौसमियात ने और PDMA ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है जी, कि ये 17 तारीख तक जो है ये जारी रहेगा। उसके बाद जो है नया सिस्टम आएगा जिसमें बारिशें कम हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। जी, लाहौर में क्या सूरत हाल है हमने जानी, अब हम शहरोज़ से बात से तफसीलात लेंगे। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, शहरोज़ बताइएगा बारिशों के बाद। जी, फैसलाबाद में मानसून का पावरफुल स्पेल जारी है और गुज़श्ता 2 रोज़ से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्त वक्त से जारी है। इस बारिशों से जो नुकसानात हो रहे हैं, तो ज़िला भर में अगर उसकी बात की जाए तो 2 रोज़ में 23 वाक़यात हुए हैं छतें गिरने के, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 23 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं, जिन्हें मुख्तलिफ़ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। फैसलाबाद में सतियाना रोड पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक हुए, जबकि उनके 3 जो बच्चे थे वो मौज़ाना तौर पर महफूज रहे। इस तरह ओवरऑल फैसलाबाद में अब तक जो मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आए हैं उसमें 23 अफराद बुरी तरह ज़ख्मी हैं, जबकि 6 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। तो ज़िला भर में अब तक अफसोसनाक वाक़यात जो हुए हैं उनमें 23 अफराद ज़ख्मी हैं और 6 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहरोज़, आपने हमें आगाह किया। कश्मीर का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, रोशन अली बलोच हमें बताएंगे। रोशन, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मुल्क भर में होने वाले शदीद तूफ़ानी बारिशों के बायस दरिया सिंध गुडू बैराज के मकाम पर भी पानी की शिद्दत में तेज़ी से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं आपको ताज़ा तरीन पानी की सूरत हाल से आगाह करता चलूँ कि इस वक्त जो गुडू बैराज पर पानी की आमद है 3,82,117 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जो पानी का अखराज है 3,43,922 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6,623 क्यूसेक पानी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। और यहाँ से निकलने वाले जो 3 बड़े नहरें हैं, घोटकी फीडर, डेजर्ट फीडर और पट फीडर में उनमें भी पानी का दबाव बरकरार है, जिसके वजह से यहाँ पे इलाके मकीन भी परेशान है। और जो यहाँ पर नज़दीक गांव हैं साजन वागड़, रहमान वागड़ और मौला बख्श मज़ारी, वो भी पानी के लपेट में आ चुके हैं। और कच्चे के इलाके मकीनों से जब हमारी बात हुई तो उन लोग का यही कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब तक ताहाल कोई भी हमें रिलीफ नहीं दिया गया है। हम अपनी मदद आप तहत जो है नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। जी, डैम्स की सूरत हाल हमने जानी, अब राजा अब्दुल वहीद से जानेंगे, नुमाइंदा सुनो न्यूज़ हैं। जहलुम की सूरत हाल बताइएगा, मंगला डैम में क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त जेहलम में भी मानसून का स्पेल बरस रहा है। आज़ाद कश्मीर में भी मानसून बारिशों की वजह से नदी नाले बिखरे हुए हैं। मंगला डैम में पानी की आमद 19,785 है। मंगला डैम का डेड लेवल 1142 है। इस वक्त मंगला डैम में पानी की सतह 11,085.70 है। मंगला डैम से दरिया जेहलम में 10,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। जिला इंतजामिया जेहलम की जानिब से किसी भी सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। रेस्क्यू 1112 और जिला इंतजामिया की जानिब से दरिया जेहलम में मॉक एक्सरसाइज भी की गई हैं। दरिया जेहलम इस वक्त मामूल के मुताबिक बह रहा है, ताहम जेहलम शहर और इससे आगे मुल्का इलाकों को सैलाबी सूरत हाल का कोई खतरा नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा अब्दुल वहीद, आपने हमें आगाह किया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।